हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन है वो कब होता है। तो पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं कि कौन कौन सी फेजेस उसके अंदर होती हैं। तो उसके लिए हम सारी इसकी फेजेस देखते हैं पहले। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम के रिगार्डिंग है, तो डे 1 से लेकर के डे 5 तक जो होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़, जहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ होने लगती है हमारी और ब्लीडिंग होती है। उसके बाद डे 6 से लेकर के डे 13 तक की जो स्टेज होती है उसको बोला जाता है प्रोलीफेरेटिव फेज। ओके, जहाँ पर क्या होगा, एंडोमेट्रियम है वो फिर से रीबिल्ड होना स्टार्ट होती है। उसके बाद डे 14 को ओव्यूलेशन होगा। तो और उसके बाद आगे जो होता है जहाँ पे एंडोमेट्रियम और ज़्यादा थिक होती जाती है उसको बोला जाता है सिक्रीटरी फेज। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ओव्यूलेशन कब होता है। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा दैट विल बी आंसर डी ऑप्शन होगा कि एट द एंड ऑफ द प्रोलीफेरेटिव फेज, क्योंकि प्रोलीफेरेटिव फेज यहाँ तक है 6 डे से 6-13 तक प्रोलीफेरेटिव फेज है। तो जैसे ही प्रोलीफेरेटिव फेज का एंड होगा तो ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन के जस्ट बाद कौन सी स्टेज आ जाएगी, सिक्रीटरी फेज आ जाएगी। सो हियर द आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू। कि ओव्यूलेशन के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो किस में चेंज हो जाती है। तो वो ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाएगी हमारी कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, जो आगे चल करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करने वाली है। ओके, नाउ क्वेश्चन 3। इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन द मेमेलियन एग इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नॉन एज। मतलब जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के जस्ट बाद सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में उसको रिलीज़ किया जाता है, तो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज़ करेक्टली मैच्ड विद द टाइम पीरियड इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि इनके अंदर से कौन सा जो इवेंट है मतलब जो करेक्टली मैच्ड है। ओके, सो इसके अंदर जो दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है कि रिलीज़ ऑफ एग ऑन 5th डे। तो ये रॉन्ग है, बिकॉज हमें पता है कि ओव्यूलेशन तो 14th डे को होता है, या तो 14th को या 15th को या 16th को। ठीक है, इन तीनों में से होगा, तो ए तो हो गया रॉन्ग। बी क्या दे रखा है, एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स 5 to 10 डेज। तो अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर की जो एंडोमेट्रियम होती है वो प्रोलीफेरेटिव फेज के बाद अगेन रीजनरेट होने लगती है ना, इस तरीके से जो हमने देखा था कि पहले तो शेड ऑफ होगी उसके बाद रीजनरेट होने लगती है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है ना। 5 to 10 डेज मतलब सभी के अंदर ही अलग अलग होता है ना। किसी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 डे का होता है पूरा, किसी के अंदर 28 डेज़ का होता है, किसी में 32 डेज़ का होता है। तो इन जनरल अगर हम देखेंगे तो 5 to 10 डेज़ पे एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मेमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनलाइकली। कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनमें से कौन सा इवेंट है वो सेल के अंदर नहीं होगा। ऑप्शन ए दे रखा है कि कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट। कि जब क्या कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट ऑफ कोर्स। तो ये तो सही है, कॉर्पस ल्यूटियम तो हमारा डिसइंटीग्रेट ही होगा, सॉरी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा। तो ये तो बात मतलब सही है, ये तो होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी में दे रखा है कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रिपीटली डिक्लाइंस। या ये चीज़ हमें पता है कि कॉर्पस जो ल्यूटियम बनता है उससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो हाई रहता है, उसके बाद धीरे धीरे जा कर के वो डाउन होता है। तो ये तो इन जनरल होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेज। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो प्लेसेंटा बनती है उस प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है,
तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो फिर प्लेसेंटा भी नहीं बनेगी, प्लेसेंटा नहीं बनेगी तो एस्ट्रोजन कहाँ से आएगा? तो ये दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर है ना ये। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी होगा कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन है वो वहाँ पे नहीं होने वाला है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ह्यूमन फीमेल रीचेज मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ, किस एज पे जो है उसमें मेनोपॉज देखने को मिलता है? तो इट इज़ अराउंड 50 ईयर्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a reaction of granules content which harden the zona pellucida and ensure block to polyspermy is, कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके जस्ट बाद मतलब कोई एक स्पर्म है, 1 सेकेंड, कोई एक स्पर्म है वो एंटर कर गया, सपोज दिस इज़ आवर एग, ओके, ये कोई एक स्पर्म है जो सेल के अंदर एंटर कर गया। तो एंटर करने के जस्ट बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है जिससे कि जो बाकी के जो स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को इनहिबिट कर दिया जाता है, इनको एंटर नहीं करने दिया जाता है अंदर। तो इसके लिए क्या होता है कि इस एग प्लाज्मा, एग के अंदर बहुत सारी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या होता है कि सपोज ये वाला जो स्पर्म है ये यहाँ एंटर कर गया, एंटर करने के बाद ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ग्रेन्यूल्स ये सारे यहाँ पे कलेक्ट होकर के इस यहाँ वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हार्डन कर देते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोला जाता है, कि इसके बाद अब कोई भी स्पर्म है वो एंटर नहीं कर सकता है। ओके, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी बी। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन? तो ये तो सिंपल सा है, हमें पता है कि एग के अंदर, सॉरी स्पर्म के अंदर, स्पर्म की स्ट्रक्चर जो होती है, स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से हेड वाला जो रीजन होता है इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, नीचे टेल वाला रीजन होता है। तो ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम, जो कि एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, एक्रोसोम। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इन oocyte सेकेंडरी मैचुरेशन अकर्स इन, कि oocyte के अंदर जो सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीज़न जो होगा वो कब होगा? तो ओवरी से, इसके लिए हम ये देखते हैं कि जब ओवरी होती है, ओवरी से जब ओवम रिलीज़ होता है तो वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज़ होता है। सेकेंडरी oocyte का मतलब उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट तो हो चुका होता है बट मियोसिस सेकंड उसके अंदर नहीं होता है। ये मियोसिस सेकंड कब होगा? जब एग के साथ में स्पर्म आकर के अटैच हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद वो मियोसिस सेकंड होता है। और ये कहाँ पे होता है मियोसिस सेकंड? तो ये जो होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये होता है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। ओवम हमेशा सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ही सेकेंडरी मैचुरेशन है वो वहाँ पे होगा। सो द ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज़ टू कैरी टू एग, कि स्पर्म का एक काम तो ये होता है कि वो एग को एक्टिवेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और सेकंड रोल क्या होता है कि वो एग को क्या ला के देता है स्पर्म के अंदर? ऑफ कोर्स डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो क्रोमोसोम्स ला के देगा। तो क्रोमोसोम या डीएनए एक ही बात है ना, तो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, कि मतलब स्पर्म को पहले क्या है कि कैपेबल होता है स्पर्म, उसके अंदर कुछ इस तरीके की फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो कैपेबल हो जाता है स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो वो जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को बोला जाता है कैपेसिएशन। ओके, कैपेसिएशन बोला जाता है जहाँ पे स्पर्म के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं ताकि वो इनेबल हो सके ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, कैपेसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पर्मिएशन इन द प्रोसेस, स्पर्मिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, स्पर्मिएशन, तो स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्योंकि स्पर्म कहाँ पे बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही तो बनते हैं ना।
इस तरीके से बहुत सारी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। स्पर्मेटोगोनिया की सेल्स होती हैं, जिनमें से कुछ सेल्स हैं वो प्राइमरी फॉलिकल बनाती हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल से स्पर्मेटिड से फाइनली स्पर्म बन जाते हैं। और ये स्पर्म जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहाँ से निकल करके बाहर आते हैं, इससे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। जैसे ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, उसी तरीके से स्पर्मिएशन, release of sperm from the seminiferous tubules. Okay, next question is, mature Graafian follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around, कि एक हेल्दी ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं वो कब तक प्रेजेंट होती हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल्स होते क्या हैं। तो oogenesis की प्रोसेस में पहले क्या होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल फिर फाइनली ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। ओके, सो अगर हम ये माने कि जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है वो 28 डेज़ का है, 13 डे तक तो ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर 13th डे को LH हार्मोन रिलीज़ होता है पिट्यूटरी से, वो क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ग्राफियन फॉलिकल है वो कब तक प्रेजेंट होती हैं। तो इन जनरल तो 13 होती हैं, बट अगर जो है पूरे मंथ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर अगर कुछ अल्टरनेट होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, तो फिर ये टाइम भी वेरी कर सकता है इसके अकॉर्डिंग। बट इन जनरल इट विल बी फ्रॉम 11 to 7 डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो हियर द आंसर विल बी बी, ठीक है, 11 से 17 दिन तक, क्योंकि 14th डे ओव्यूलेशन होगा किसी के अंदर। अगर 30 डे का पूरा साइकिल चलता है तो 15th डे ओव्यूलेशन होगा, किसी के अंदर 32 डेज़ का भी हो सकता है, तो वहाँ पर जो है 16 डे को हो जाएगा। और किसी के अंदर अगर 28 डेज से भी कम है तो वहाँ पे 13th डे ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो इन जनरल अगर हम देखें तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, acrosomal reaction of sperm occurs due to, acrosomal reaction of sperm occurs due to, तो किस वजह से होती है एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो होती है जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है। इट्स कांटेक्ट विद जोना पेल्यूसिडा ऑफ द ओवा, ओवम के ऊपर जोना पेल्यूसिडा की जो मेम्ब्रेन होती है जब उसके कांटेक्ट में आता है तब उसके अंदर एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब कि उसका जो एक्रोसोम होता है जिसके अंदर बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, तो ये यहाँ से रप्चर होकर के सारे जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू यहाँ से रिलीज़ होने लगते हैं। ओके, जिसको एक्रोसोमल रिएक्शन बोला जाता है, जो जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, इनमें से कौन है जो एक मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। तो सेमिनल वेसाइकल हमें पता है होती है। एम्प्यूला जो होता है ये किसका पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यूट्रस का पार्ट है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है और बल्बोइडल ग्लैंड भी होती है। सो यहाँ पे एम्प्यूला नहीं होता है, सो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोजोम्स। ह्यूमंस के अंदर हमें पता है 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जो कि एक डिप्लॉइड सेल होती है। तो हैप्लॉइड सेल कोई होगी उसके अंदर 23 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें इसमें ये देखना है कि इनमें से जो है हैप्लॉइड सेल कौन सी है। स्पर्मेटोगोनिया है तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होगी। जाइगोट है तो जाइगोट भी जाइगोट है, ये भी डिप्लॉइड होगा, जाइगोट डिप्लॉइड होगा। नेक्स्ट सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंडरी oocyte जो होगा ये क्या है, एक गेमीट है, तो ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो दे रखा है हमारा वो है oogonia, तो oogonia तो ऑफकोर्स डिप्लॉइड होगी, तो आंसर विल बी सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से इनमें से कौन सा हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन भी रिलीज़ होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, ल्यूटिनाइजिंग नहीं होता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये सीक्रेट नहीं होता है। HCG तो इम्पोर्टेंट है ही इसी का। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होता है, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वास डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज, कि जो वास डिफरेंस है वो सेमिनल वेसाइकल के अंदर किस एक स्ट्रक्चर के थ्रू ओपन होती है, तो उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये ओपन होती है यूरिथ्रा के अंदर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, यूरिथ्रल मीडियस का मतलब क्या होता है? तो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका जो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट की मतलब जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है उसका एक ओपनिंग जो होती है उसको बोला जाता है यूरिथ्रल मीडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोरूला इज़ अ डेवलपमेंटल स्टेज। तो मोरूला किस किस के बीच में आती है? जाइगोट या ब्लास्टोसिस्ट के बीच में, ब्लास्टूला या गैस्ट्रूला के बीच में, आफ्टर इम्प्लांटेशन, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बिकॉज क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाता है, ठीक है, 2n। फिर उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होते हैं, क्लीवेज होने से इस तरीके से 8 to 16 सेल्ड मोरूला बन जाता है। फिर ये मोरूला आगे चेंज होकर के ब्लास्टूला बनाता है, और इस ब्लास्टूला के अंदर फिर कुछ चेंजेस होते हैं, तो फिर ये फाइनली गैस्ट्रूला के अंदर चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट जो कंडीशन होती है उसको मोरूला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज़, कि ओव्यूलेशन के टाइम पे इसके ऊपर जो कवर होता है, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन, इनमें से ऑड वन को बताना है जो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए, लेविया माइनोरा है, ये डिफरेंट है बाकी 3 से। कैसे? फिम्बरी, इनफंडिबुलम और इस्थमस, ये हमें पता है यूट्रस के पार्ट हैं ये, ओके। इसलिए जो डिफरेंट है वो है यहाँ पे लेविया माइनोरा। वैसे तो ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, बट ये तीनों पर्टिकुलर रीज़न से बिलोंग करते हैं जो कि है यूट्रस। ये इन जनरल किसका पार्ट है?